नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान में इतिहास के अध्याय 1 के विषय में, जिसकी शुरुआत खंड 1 से होती है, जिसका शीर्षक है घटनाएं और प्रक्रियाएं। इसमें हमें सबसे पहले देखना है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं इस चित्र के साथ में। दोस्तों, यह जो चित्र आप देख रहे हैं, यह 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार जिनका नाम है फ्रेडरिक सॉर्यू, इन्होंने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई, ठीक है, और इनमें उन्होंने दर्शाया अपने सपनों के संसार को, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो उनके शब्दों में यह जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर के बना हुआ एक चित्र है, एक श्रृंखला है, ठीक है। इसमें सबसे आगे जो हैं हमें दिखाई देंगे अमेरिका के लोग और स्विट्ज़रलैंड के। फिलहाल इस चित्र को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यह 4 चित्रों से मिलकर के बना हुआ है। यह है पहला चित्र जो है स्वतंत्रता की देवी का। यह है दूसरा चित्र जिसमें दर्शाया गया है विभिन्न देशों के लोगों को, राष्ट्रों के लोगों को, जो एक पंक्तिबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं स्वतंत्र राष्ट्र होने की चाह में। तीसरा हिस्सा है इस चित्र का यह अवशेषों वाला हिस्सा। इन अवशेषों में जो निरंकुश शासन का प्रतीक थे, ऐसी इमारतों के अवशेष हैं जो बिखरे हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इस चित्र का चौथा हिस्सा है ये वाला। इस पूरे हिस्से को, इन पूरे चित्र को हम बहुत ध्यान से इस पैराग्राफ में समझने वाले हैं। समय समय पर जहाँ ज़रूरी लगेगा मैं वापस आपको इस चित्र पर लेके आऊँगा, तो ध्यान से समझिएगा। यह पूरा वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है पारीक्षिक दृष्टिकोण से, यानी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र के लोग हैं, सामाजिक वर्ग, सभी प्रकार के सामाजिक वर्गों के लोग हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष, सभी एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की जो प्रतिमा है, जिनको मैंने अभी आपको दिखाया था, उनकी वंदना करते हुए जा रहे हैं। दोस्तों, हमें ये बात बिल्कुल अच्छी तरह से याद है कि जब हमने फ्रांसीसी क्रांति के विषय में पढ़ा था, तो उस समय जो कलाकार हैं वो स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। उदाहरण के तौर पर जैसे हम विद्या की देवी को विद्या माता कहकर बुलाते हैं, उसी प्रकार से जो स्वतंत्रता दिलाने वाली है वो है स्वतंत्रता की प्रतिमा, यानी स्वतंत्रता की देवी। और वही इस चित्र में फ्रेडरिक सॉर्यू द्वारा, जो कि 1848 में बनाया गया था, दर्शाया गया है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। इस चित्र में दोस्तों जो स्वतंत्रता की देवी है, उनके एक हाथ में है स्वतंत्रता की ज्ञानोदय मशाल और दूसरे हाथ में है एक तरह का घोषणा पत्र, ठीक है ना। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। मैंने आपको बताया था कि ये चित्र के दूसरे हिस्से में आते हैं, ठीक है ना। तो ये बिखरे हुए पड़े हैं और यहाँ पर है कि प्रतिमा के सामने जमीन, अब निरंकुश जो अभी यहाँ पर शब्द आया है, इसका मैं आपको अर्थ बता देता हूँ। इसे एब्सोल्यूटिज्म कहा जाता है अंग्रेजी भाषा में। निरंकुशवाद का अर्थ यहाँ पर बताया गया है ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी जो सत्ता है, जो शासन है, वो किसी प्रकार का कोई भी उस पर अंकुश नहीं होता, कोई नियंत्रण नहीं होता है। और इतिहास में ऐसी राजशाही जो सरकारें हैं, इनको निरंकुश सरकार कहा जाता है, जो अत्यंत केंद्रीकृत है, सैन्य बल पर आधारित है और ये दमनकारी सरकारें होती है। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई है। अब एक और शब्द को पहले समझ लेते हैं आगे बढ़ने से, कल्पनादर्श, जिसे यूटोपिया भी कहा गया है। दोस्तों, यह एक ऐसे समाज की कल्पना को हमारे सामने रखता है जो कि इतना ज़्यादा आदर्श है, आइडल है, कि उसका साकार होना, यानी कि उसका पूरा होना लगभग असंभव, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली इम्पॉसिबल दिखाई पड़ता है, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई है कि निरंकुशवाद और कल्पनादर्श क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सॉर्यू का जो एक कल्पनादर्श था, यानी कल्पना का जो आदर्श था, इसमें दुनिया के लोग अलग अलग राष्ट्रों के समूहों में बटे हुए हैं, जिनकी पहचान आप इनके कपड़ों द्वारा और इनकी पोशाक यानी कि कपड़े और इनके झंडों द्वारा, ध्वज द्वारा कर सकते हैं, ठीक है ना। और दोस्तों, स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कौन कर रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड। ये बात आप याद रखिएगा, जो जब तक के राष्ट्र राज्य बन चुके थे, है ना। और फ्रांस, जो कि क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना यहाँ पर जा सकता है, प्रतिमा के पास अभी अभी हाल ही में ये पहुंचा है। दोस्तों, इसके पीछे, फ्रांस के पीछे है जर्मनी के लोग, जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हुए हैं।
ये दिलचस्प है कि जिस समय सौर्यों ने दोस्तों ये छवि, ये चित्र बनाया था, तो उस समय जर्मन लोग एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे, है ना। और मैं आपको बता दूं कि जो झंडा वे उस समय थामे हुए हैं वो 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, समझ रहे हैं ना आप, जिनमें अनेक जर्मन भाषी जो रियासतें थी उनको एक प्रजातांत्रिक यानी लोकतांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। दोस्तों अगर हम बात करें तो जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, दो सिसिलियों की राजशाही, लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ऊपर जिस चित्र की हमने बात करी थी उसमें स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नज़र जमाए हुए हैं। चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है कि सभी लोग आपस में भाईचारे की भावना से रहते हैं और सबका उद्देश्य जो है एक लोकतंत्र समाज, गणतंत्र समाज की ओर, राष्ट्र की ओर बढ़ना है, ठीक है ना, जो स्वतंत्रता की देवी से होते हुए आगे रास्ता बढ़ता है। दोस्तों इस अध्याय में ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सौर्यों ने चित्र 1 में की है, जिसे अभी हमने समझा, है ना। दोस्तों 19वीं सदी की बात अगर हम करें तो उसके समय राष्ट्रवाद एक ताकत बन करके उभरा था, जिसने क्या किया, यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए थे। ये क्या थे, आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा। निश्चिंत रहिए, इस अध्याय में सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। इन परिवर्तनों से क्या हुआ दोस्तों, यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशी साम्राज्य जो थे कि राजा का बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, उनके स्थान पर एक राष्ट्र राज्य का भी उदय हुआ। यूरोप में दोस्तों लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक यानी एक ऐसे मॉडर्न राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से दोस्तों परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति की ही थी। लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों, जो उसके शासक थे, बल्कि दोस्तों उसके ऐसे अधिकांश नागरिकों में मैं आपको बता दूं एक साझा पहचान का भाव और एक साझा इतिहास या विरासत की भावना भी थी। दोस्तों जब भी हम किसी विषय को पढ़ते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण उस विषय में होता है उस विषय की अवधारणाओं, विषय वस्तु को समझना और उसके साथ उसके शब्दकोश पर नज़र रखना। इतिहास इसलिए भी है क्योंकि हम जब इतिहास का अध्ययन करते हैं तो इतिहास के पास ऐसा अपना शब्दकोश है जिसे पढ़ कर के हमें लगता है कि हम इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। यही कारण है कि मैं बहुत सारे शब्द आपके समक्ष इस तरह से उच्चारण करता हूं ताकि आप उसे अपने भीतर मन की गहराइयों में समाहित कर लें और समझ पाएं कि हम इस समय विषय वस्तु के साथ, अवधारणाओं के साथ शब्दकोश पर भी ध्यान दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात समझ पाए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये जो साझेपन की अभी हमने बात करी, यह भावना अनंत काल से नहीं थी, हमेशा से नहीं थी। तो ये कैसे आई? यह संघर्षों और नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। दोस्तों यह अध्याय उन अलग अलग प्रकार की विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिनकी वजह से, जिनके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए थे, एग्जिस्टेंस में आए थे। इसके पहले इनकी चर्चा नहीं थी। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई है। अब हम ये स्रोत को पढ़ लेते हैं। दोस्तों जिक्र है अर्नस्ट रेनन का। राष्ट्र क्या है? दोस्तों फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नस्ट रेनन 1823 से 92 के बीच की कहानी है। इन्होंने 1882 में सोबॉन विश्वविद्यालय में एक व्याख्यान दिया। इसमें उन्होंने बताया राष्ट्र की अपनी समझ, इस विषय पर वो था। और बाद में यह व्याख्यान दोस्तों एक प्रसिद्ध यानी फेमस ऐसे निबंध के रूप में छपा जिसका शीर्षक था यानी टाइटल था राष्ट्र क्या है। दोस्तों इस निबंध में क्या है ना कि जो अर्नस्ट रेनन है, इन्होंने अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना की। किस बात की आलोचना की? कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। दोस्तों हम जानते हैं कि विविधताओं का होना भी एक राष्ट्र का परिचय देता है ना। ऐसे में इस बात की आलोचना करना ठीक बात थी, ठीक मालूम पड़ रहा है। दोस्तों एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। शौर्यवीरता से युक्त अतीत, महान पुरुषों के नाम और गौरव, यह वह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है ना। यह हम जानते हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें हमारे इतिहास की यानी हमारे अतीत की, तो समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा, संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना
और आगे ऐसे काम और करने की इच्छा, महान काम और करने की इच्छा, एक जनसमूह एकता यानी कि लार्ज स्केल सॉलिडारिटी है दोस्तों। उसका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह है ना। प्रांत उसके निवासी हैं। अगर सलाह लिए जाने का किसी का अधिकार है तो वह निवासी ही है। किसी देश का विलय करने यानी उसको जोड़ने मिलाने या किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा जमाए रखने में एक राष्ट्र की वास्तव में कोई दिलचस्पी होती नहीं है। आप याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर यह भी बताया गया है कि राष्ट्रों का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है, बल्कि यह एक ज़रूरत भी है। उनका होना स्वतंत्रता की गारंटी है, और अगर दुनिया में केवल एक कानून और उसका केवल एक मालिक होता तो स्वतंत्रता का लोप हो जाता, वो कहीं छुप जाती, हमें दूर दूर तक दिखाई नहीं देती, कल्पना में रह जाता उसका नाम। ठीक है ना, आप समझ रहे हैं, मुझे ऐसी उम्मीद है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नए शब्द की बात कर लेते हैं। जनमत संग्रह, इसका अर्थ यहाँ पर बताया गया है कि एक प्रत्यक्ष मतदान यानी डायरेक्ट वोटिंग, जिसके जरिए क्या होता है, एक क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, सभी लोग हैं, उनमें से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। इसे कहा जाता है जनमत संग्रह। अब बात करते हैं दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र के विचार पर। दोस्तों इस चित्र को आप ध्यान से सबसे पहले देख लीजिए। एक जर्मन पंचांग का यह चित्र है, आप इसे तिथि पत्र के नाम से भी जान सकते हैं। उसका यह मुख्य पृष्ठ है, जिसे पत्रकार एंड्रियास रेबमन ने 1798 में डिज़ाइन किया हुआ था। आप इसे देख पा रहे हैं, मुझे ऐसी उम्मीद है। दोस्तों राष्ट्रवाद की जो पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति है वो हमने कक्षा 9 में पढ़ी थी, है ना। इसमें हमने लुई 16 के विषय में पढ़ा था, मैं आपको याद दिला दूं। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। जैसा कि दोस्तों हमें याद है, 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था, है ना। और फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए थे, उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर किसके हाथ में आ गई थी, फ्रांसीसी नागरिकों के समूह को हस्तांतरित हो गई थी। हमने यह बहुत अच्छे से अध्याय पढ़ा था, है ना दोस्तों। इस क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा, यानी राष्ट्र का निर्माण किसके द्वारा होगा, लोगों के द्वारा होगा, और वही लोग जो हैं वो उसकी नियति यानी उसका भविष्य तय करेंगे, है ना। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शुरुआत से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारी जो थे उन्होंने ऐसे अनेक कदम उठाए, ठीक है ना, जिनसे क्या हुआ, फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी, ठीक है ना, जो एक समूह की पहचान बनती। दोस्तों जो पितृभूमि थी, है ना, और जो नागरिक थे, ऐसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे, है ना। दोस्तों इसका क्या अर्थ है कि एक नया फ्रांसीसी झंडा यानी तिरंगा, द ट्रिकलर, चुना गया, जिसने पहले के राजध्वज की जगह ले ली। यह नया ध्वज किस बात का प्रतीक था, एक लोकतंत्र के, गणतंत्र के। दोस्तों स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदल करके नेशनल असेंबली कर दिया गया, समझ रहे हैं आप। और नई स्तुतियां रची गई, शपथें ली गई, कस्में खाई गई, शहीदों का गुणगान हुआ, और यह सब देश के नाम पर हुआ, राष्ट्र के नाम पर हुआ। दोस्तों आगे हमें ये बताया गया है कि एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था भी यहाँ पर लागू की गई। इसमें क्या था कि भूभाग में रहने वाले जितने भी नागरिक थे, इनके लिए समान कानून बनाए गए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दी गए। देश के भीतर जब आंतरिक आयात निर्यात होगा तो उस पर कोई शुल्क लागू इस समय नहीं रखा गया। और दोस्तों भार तथा नापने की एक समान व्यवस्थाओं को लागू कर दिया गया। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी। यही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। एक राष्ट्र एक भाषा के सिद्धांत पर ही आगे बढ़े। दोस्तों क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा कर दी कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था, क्या था, कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए, समझ रहे हैं आप। और दूसरे शब्दों में
फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में क्या करेगा, मदद करेगा, सहायता देगा। दोस्तों, जब फ्रांस की घटनाओं की खबर ना यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंचेगी, घटना बड़ी थी, तो छात्र और जो शिक्षित मध्य वर्गों के लोग थे ना, जो अन्य सदस्य थे, उनमें उनके द्वारा जैकोबिन क्लबों की स्थापना होने लगी। ठीक है, उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाके में घुसी थी। समझ रहे हैं आप दोस्तों? क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचारों को विदेशों में ले जाने लगी। एक बार जब कोई एक व्यक्ति हिम्मत करके आगे बढ़ जाता है तो दूसरे लोग उसका अनुसरण करने से घबराते नहीं है, क्योंकि उनका डर खत्म होने लगता है। और यही हुआ है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, वहां उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही शुरू कर दिया गया था, पहले ही आरंभ किया जा चुका था। मैं आपको बता दूं कि फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेह वहां प्रजातंत्र को नष्ट किया था। दोस्तों, ये जानकारी जो है आपके समझ में आई होगी। जो शीर्षक अभी हम देख रहे हैं वो है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, है ना। इस नक्शे को देखिए, है ना। ऑस्ट्रियाई साम्राज्य, रूसी साम्राज्य हमें सब विस्तार से इसमें दिखाया गया है। ऑटोमन साम्राज्य, ये कौन कौन से साम्राज्य कहाँ पर हैं हमें दिखाए जा रहे हैं, है ना। कुछ नाम आपके परिचित हैं: पोलैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, कॉर्सिका, लघु राज्य, दोनों सिसिलियों का राजतंत्र, इसका जिक्र पहले पैराग्राफ में आया था। ट्यूनिस, अल्जीरिया, मोरक्को, स्पेन, पुर्तगाल, है ना, नीदरलैंड, डेनमार्क, ये सब नाम से आप परिचित हैं, है ना। यूनान, ग्रीस, साइप्रस, फिलिस्तीन, मिस्र, मेसोपोटामिया, सीरिया, आर्मेनिया, भूमध्य सागर, और ये रूसी साम्राज्य। ठीक है ना, ये ऑटोमन साम्राज्य और ये ऑस्ट्रियाई साम्राज्य। ठीक है दोस्तों, लेकिन प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया। किसने? नेपोलियन ने, ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत यानी लॉजिकली और कुशल बन सके। ठीक है ना दोस्तों, मैं आपको बता दूं 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। आप याद रखिएगा कि 1804 की नागरिक संहिता को नेपोलियन संहिता के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें जन्म पर आधारित विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया था, यानी जन्म से जो अधिकार मिलते हैं विशेष रूप से, वो अब नहीं रहेंगे। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया था। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। दोस्तों, डच गणतंत्र का नाम यहां पर आया है। स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी, यहां पर नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजन जितने भी थे उनको बहुत सरल कर दिया था, सरल बना दिया था। जितनी भी सामंती व्यवस्था की बात होती है उसको खत्म कर दिया और किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से भी मुक्ति दिलाई, है ना। कितने सारे काम किए, ये आपको याद रखना चाहिए कि नेपोलियन ने क्या किया, उसकी नीति क्या थी, उसकी रणनीति क्या थी, ये सब मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों, शहरों में भी कारीगरों की श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई नई मिली आज़ादी चखी। उद्योगपतियों और ख़ास तौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक यह समझने लगे कि एक समान कानून जो है मानक भार तथा नाप और एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तु और पूंजी के आवागमन में सहूलियत देगा। ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आएगी। दोस्तों, अब इस चित्र को आप देखिए। ज़्वेब्रकेन, जर्मनी में स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण यहाँ पर दिखाया जा रहा है। दोस्तों, जर्मन चित्रकार का जिक्र आया है कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज। इनके द्वारा बनाए गए इस रंगीन चित्र का विषय फ्रेंच सेनाओं द्वारा ज़्वेब्रकेन शहर पर कब्जा है। अपनी नीली, सफ़ेद और लाल पोशाकों से पहचाने जाने वाले फ्रांसीसी सैनिकों को दमनकारियों के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। जो एक किसान की गाड़ी, जिसे आप बाईं ओर देख सकते हैं, है ना, अपनी नीली, सफ़ेद और जो एक किसान की गाड़ी छीनते हुए कुछ युवा जो है वो महिलाओं को यहाँ पर तंग कर रहे हैं और
इस बीच में जो है आप देख सकते हैं एक किसान को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहे हैं। दोस्तों, स्वतंत्रता के वृक्ष पर लगाई जा रही पट्टी पर जर्मन में लिखा है, उसका अनुवाद क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा है, हमसे आज़ादी और समानता ले लो, यह मानवता का आदर्श रूप है। दोस्तों, यह फ्रांसीसियों के इस दावे पर व्यंग है कि जिन इलाकों में जाते थे वहाँ राजतंत्र का विरोध करके मुक्तिदाता बन जाते थे। इस बात का विरोध जो है वही ये लाइन कर रही है कि हमसे आज़ादी और समानता ले लो, यह मानवता का आदर्श रूप है। ठीक है ना, व्यंग्यात्मक तरीके से बात कही गई थी दोस्तों। लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थी। अगर बात करें हम शुरुआत यानी प्रारंभ की, तो उस समय अनेक स्थानों जैसे कि हॉलैंड और स्विट्जरलैंड और साथ ही कई शहरों जैसे कि ब्रसेल्स, मेंस, मिलान और वारसा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का जो तोहफा यहाँ पर जिक्र हो रहा है वो देने वालों की तरह स्वागत किया गया दोस्तों। मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया। कब? जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं है। जितनी भी नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं ना, वो राजनीतिक स्वतंत्रता जिसकी बात की जा रही है उसके अनुरूप नहीं थी दोस्तों। टैक्सेस बढ़ गए थे, है ना। सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में ज़बरदस्ती भर्ती हो रहे थे लोग, है ना। और नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फ़ायदों से कहीं ज़्यादा नज़र आने लग गया था। इस चित्र को आप देख सकते हैं। राइनलैंड का डाकिया लाइप्जिग से आते हुए सब कुछ गवा देता है। यहाँ नेपोलियन को 1813 में लाइप्जिग की लड़ाई हारकर फ्रांस लौटते हुए डाकिये के रूप में दर्शाया गया है दोस्तों। उसके झोले से गिरती हर चिट्ठी पर उन भूभागों के नाम लिखे हैं जिन्हें अब वह हार चुका था। ठीक है ना, देखिए चित्रकार ने कितनी सरलता से जो है यहाँ पर कितनी बड़ी बातों को प्रदर्शित किया है। उन नामों को दिखाया गया है कागज़ पर जो गिर रहे हैं, जिन जगहों को वो हार गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और इस शीर्षक को समझते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। दोस्तों, अगर हम मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखेंगे तो हमें उसमें वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि वे आज है। ठीक है, अंतर है कब? 18वीं सदी के नक्शे और आज में, जिन्हें आज जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं ना, वे अब राजशाहियों, डचियों और कैंटनों में बटे हुए थे तब, जिनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र हुआ करते थे। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राज्य तंत्रों के उस समय अधीन थे और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। मैं आपको बता दूं, अक्सर वे अलग अलग भाषाएं बोला करते थे और विभिन्न जातीय समूहों के सदस्य थे। अगर हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जन समूहों को जोड़कर बना था दोस्तों। इसमें एल्प्स के टिरोल, ऑस्ट्रिया और सुडेटेनलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जानकारी हमें स्थानों, लोगों के नाम पर दी गई है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो अलग से समझाया जाए। मैं स्पष्ट रूप से पढ़ रहा हूँ ताकि आप सुन भी रहे हैं तो आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। जहाँ भी मुझे ऐसा लगेगा कि आपको समझाने की आवश्यकता है, निश्चिंत रहिए, मैं ज़रूर समझाऊँगा। दोस्तों, हैब्सबर्ग साम्राज्य में लॉम्बार्डी और वेनेशिया जैसे इतालवी भाषी प्रांत भी यहाँ पर शामिल थे। अगर हम बात करें तो हंगरी में आधे लोग मैग्यार भाषा बोलते थे, जबकि जो बाकी लोग हैं वो विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे, उपयोग करते थे। हमें आगे इसमें यह भी बताया है कि गॉलिसिया में कुलीन वर्ग पॉलिश भाषा बोलता था। और दोस्तों, इन प्रभावशाली समूहों के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में रहते थे। आप जानकारी को समझिए, यहाँ पर क्या कहा गया है। जो प्रभावशाली समूहों का जिक्र हो रहा है ना, उसके अलावा जो हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के अंदर भारी संख्या में लोग हैं, वो कौन हैं? खेती करने वाले लोग हैं जो अधीन अवस्था में हैं। जैसे कि उदाहरण बताया है, उत्तर में बोहेमियन और स्लोवाक कार्नियोला में स्लोवेंस और दक्षिण में क्रोएट तथा पूरब की तरफ ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाले राउमन लोग। ये कौन लोग हैं? जो भारी संख्या में खेती करते हैं और अधीन अवस्था में रहते हैं।
दोस्तों ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला तो नहीं था। इन तरह तरह के समूहों को आपस में बांधने वाला जो तत्व है केवल सम्राट के प्रति उन सब की निष्ठा थी। ठीक है ना। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई है। मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के विषय में बता देता हूँ जिसकी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। बात करेंगे 1797 की। इस समय नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ, नेपोलियाई युद्धों की शुरुआत हुई। फिर 1814 से 1815 के बीच में नेपोलियन का पतन हुआ, वियना शांति संधि हुई। फिर 1821 में यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया। फिर समय आया 1848 का, फ्रांस में क्रांति हुई, आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त कारीगरों, औद्योगिक मजदूरों और किसानों की बगावत हुई। मध्य वर्ग संविधान और प्रतिनिध्यात्मक सरकार के गठन की मांग करता है और इतालवी, जर्मन, मैग्यार, पोलिश, चेक आदि राष्ट्र राज्यों की मांग करते हैं। फिर 1859 से 1870 के दशक में इटली का एकीकरण हुआ। 1866 से 1871 के बीच जर्मनी का एकीकरण हुआ। 1905 में हैब्सबर्ग और ऑटोमन साम्राज्यों में स्लाव राष्ट्रवाद मजबूत हो जाता है। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई है। अब हम पढ़ते हैं इस हेडलाइन को, कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। दोस्तों इस पैराग्राफ में हमें ये बताया है कि जो सामाजिक और राजनीतिक जो ज़मीन का जब जिक्र आता है ना, तो मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग है, ऐसा हमें बताया गया है जानकारी में। ठीक है ना। क्या कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से जो ज़मीन का मालिक है वो कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। दोस्तों इस वर्ग के बारे में ये बताया गया है कि इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली में बंधे हुए थे जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्ति यानी फैली हुई थी। ये लोग ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच वे फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे, है ना, फ्रेंच भाषा बोलते थे, और उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों से आपस में जुड़े होते थे। दोस्तों यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था। जनसंख्या के अधिकांश लोग इसमें कृषक थे, खेती करते थे। पश्चिम में दोस्तों ज़्यादातर ज़मीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती किया करते थे। ठीक है ना। जबकि अगर हम बात करें दोस्तों पूर्वी और मध्य यूरोप की, तो यहाँ पर भूमि जो थी, ज़मीन जो थी, वो विशाल जागीरों में बटी हुई थी जिस पर खेती करने वाले लोग होते थे भूदास। ठीक है ना। दोस्तों पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि हुई जिससे शहरों का विकास हुआ और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ। इनके बारे में ये भी बताया है कि इनका जो अस्तित्व है बाजार के लिए उत्पादन पर ही टिका हुआ था। ठीक है ना। उत्पादन हो रहा था इसलिए इनका अस्तित्व यहाँ पर टिका हुआ था। फिर हमें ये बताया है कि इंग्लैंड में औद्योगिकरण जो है वो 18वीं सदी के दूसरे भाग में शुरू होता है यानी आरंभ होता है, लेकिन अगर हम बात करें तो फ्रांस और जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्सों में यह जो है 19वीं शताब्दी के दौरान ही हुआ है, ऐसा हमें पता चलता है। इंग्लैंड में कब हुआ? 18वीं सदी में औद्योगिकरण। और अगर हम दूसरे भाग की बात करें जर्मनी की बात करें तो उसके कुछ हिस्सों में राज्य के 19वीं शताब्दी के दौरान यह प्रारंभ हुआ। दोस्तों इस प्रक्रिया के फलस्वरूप, इस प्रक्रिया के परिणाम अगर हम देखें तो नए सामाजिक समूह जो है इस समय एग्जिस्टेंस में आ गए थे यानी अस्तित्व में आ गए थे, और जो लेबर्स कहलाते हैं यानी जो श्रमिक वर्ग आता है उसके लोग मध्य वर्ग जो कि उद्योगपतियों, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र जो होता है उसके लोगों से बने थे। दोस्तों मध्य और पूर्वी यूरोप में ये जो ग्रुप्स थे, ये जो समूह थे, इनका आकार 19वीं सदी के जो अंतिम दशक थे ना वहाँ तक पहुँचते पहुँचते छोटा था। कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद, जब उसकी समाप्ति हो गई दोस्तों कुलीन विशेषाधिकारों की, तो उसके बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार जो है वो लोकप्रिय हुए, पॉपुलर हुए, है ना, यानी कि लोग पसंद करने लगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई है। अब हम बात करते हैं दोस्तों उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे इस प्रश्न के ऊपर। दोस्तों यूरोप में बात कर रहे हैं 19वीं सदी की, है ना दोस्तों। यूरोप में 19वीं सदी के जो शुरुआती दशक थे ना, उस समय राष्ट्रीय एकता से संबंधित जो विचार थे वो उदारवाद से करीब से जुड़े हुए थे, बहुत पास से उससे जुड़े हुए थे। दोस्तों उदारवाद का अर्थ होता है लिबरलिज्म। ये अंग्रेजी भाषा में मैंने आपको बता दिया है। इस शब्द का लैटिन भाषा का जो मूल है लिबर, इस पर आधारित है। इसका मतलब है आज़ाद,
समझ रहे हैं आप? उदारवाद जो है लिबरलिज्म कहलाता है और इसका अर्थ क्या होता है लैटिन भाषा में? आज़ाद। दोस्तों, नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब क्या था? व्यक्ति के लिए आज़ादी। और जो मध्य वर्ग थे उनके लिए उदारवाद का मतलब था अभी मैंने ये बताया, व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून की समझ सबकी बराबरी, यानी सबका आपस में बराबर होना, है ना, और व्यक्ति की आज़ादी। दोस्तों, राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो, सबकी सहमति से बनी हो। और फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति, संविधान और संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। हमने कक्षा 9 में भी पढ़ा था, आपको याद होगा। दोस्तों, 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे, यानी निजी संपत्ति होनी चाहिए, उसका स्वामित्व भी हमारे हाथ में होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था। आप याद रखिएगा कि मतलब हमने देखा था कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का जो पहला राजनीतिक प्रयोग था, और वहाँ जो वोट देने और चुने जाने का अधिकार था वो केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही हासिल था, है ना। संपत्ति विहीन पुरुष जो थे और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित वहाँ पर जो है रखा गया था। और केवल थोड़े समय के लिए, जैकोबिन शासन का जब समय आया था ना, उस समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था, थोड़े समय के लिए। मगर नेपोलियन की जो संहिता है वो पुनः सीमित मताधिकार को वापस लेकर के आई और उसने महिलाओं को अवयस्क दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया था। दोस्तों, संपूर्ण 19वीं सदी तथा 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों यानी शुरुआत में महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाए थे। अब बात करते हैं दोस्तों आगे। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा जो नियंत्रण लगाए गए उनको खत्म करने के पक्ष में ये था। ठीक है ना दोस्तों, 19वीं सदी के समय क्या हुआ? उभरते हुए मध्य वर्गों की जोरदार यही मांग थी जो अभी हमने देखी। अब हम 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मन भाषी जो इलाके थे उसका उदाहरण लेते हैं। दोस्तों, नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों में 39 राज्यों का एक महासंघ बन गया। समझ रहे हैं आप? और इनमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नाप तौल प्रणाली थी, सबके पास अलग अलग थी मुद्रा भी और नाप तौल की प्रणाली भी। दोस्तों, 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था दोस्तों, और हर बार लगभग 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। शुल्क अक्सर वस्तुओं का वजन या आकार के अनुसार लगाए जाते थे। और दोस्तों, चूंकि हर क्षेत्र की अपनी नाप तौल की व्यवस्था थी, इसलिए हिसाब लगाने में बहुत समय लगता था। मसलन कपड़े को नापने का पैमाना LA था, जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ घटती बढ़ती रहती थी, यानी कोई फिक्स पैमाना उस समय नहीं था। दोस्तों, अगर एक L कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता तो 54.7 सेंटीमीटर मिलता, मेंस में 55.1 सेंटीमीटर, न्यूरेमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर और फ्राइबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं मुद्राओं में, पैमानों में कितना अंतर आ गया। दोस्तों, नए वाणिज्यिक वर्गों की अगर हम बात करें तो ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते थे, और ऐसा मानते हुए एक ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहे थे जहां वस्तुओं, लोग और पूंजी का आवागमन बिल्कुल बाधा रहित हो, यानी किसी भी बाधा के साथ नहीं होना चाहिए। दोस्तों, 1834 की बात करेंगे। 1834 में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ जॉल्वेरिन स्थापित किया गया। मैं आपको बता दूं कि यह प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं MCQs में भी, आप याद रखिएगा यह जानकारी को कि 1834 में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ जॉल्वेराइन जो है स्थापित किया गया, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य समय शामिल हो गए थे। दोस्तों, इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो उससे पहले 30 से ऊपर थी। दोस्तों, इसके अलावा रेलवे के जाल ने गतिशीलता को बढ़ाया और आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया। उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने क्या कर दिया? मजबूत बनाया। ठीक है ना।
ये स्रोत को हम जरूर पढ़ेंगे दोस्तों। अर्थशास्त्रीय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की शब्दावली में सोचने लग गए। जितने भी अर्थशास्त्री थे उनकी बात कर रहे हैं कि वो अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की शब्दावली में सोचने लगे और चर्चा करने लगे। किस बारे में? कि राष्ट्र कैसे विकास कर सकता है, कैसे डेवलपमेंट की ओर बढ़ सकता है, और कौन से ऐसे आर्थिक कदम हैं जो राष्ट्र को निर्मित करने में मदद कर सकते हैं। दोस्तों, जर्मनी के ट्यूबिंगन विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर फ्राइड्रिख लिस्ट ने 1834 में लिखा। क्या लिखा? शब्दशः पढ़ के बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने लिखा, ज़ोल्वेराइन का लक्ष्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप में एक राष्ट्र में बांध देना है। वह राष्ट्र की आर्थिक हालत जितना बाहरी तरह से उसके हितों की रक्षा करके मजबूत बनाएगा, उतना ही आंतरिक उत्पादकता को बढ़ाकर भी उसे प्रांतीय हितों को आपस में जोड़कर राष्ट्रीय भावना को जगाना और उठाना चाहिए। जर्मन लोग यह समझ गए हैं कि एक मुक्त आर्थिक व्यवस्था ही राष्ट्रीय भावनाओं के उत्पन्न होने का एकमात्र जरिया है। ठीक है ना? सब तरफ से बातें जो हैं वो आज़ादी की होने लगी, आज़ादी की उठने लगी, एकता की उठने लगी, और यह हमें हर क्षेत्रों में देख हम सकते हैं इसे, है ना? आर्थिक क्षेत्र में भी कम से कम ये फ्रेडरिक लिस्ट का जो भाषण आप कह लीजिए, जो स्पीच है, जो बात है, यह तो यही बताती है, यह लेख के द्वारा जो दी गई है। दोस्तों, इसके बाद हम पढ़ते हैं 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। दोस्तों, समय था 1815 का, जब नेपोलियन की हार हुई और उसके बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। दोस्तों, रूढ़िवादी मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं, जैसे उदाहरण के तौर पर आप ले लीजिए राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार, इसको बनाए रखना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों? फिर भी अधिकतर जो रूढ़िवादी लोग थे, क्रांति से पहले के दौर में वो वापसी नहीं चाहते थे। नेपोलियन के द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से उन्होंने ये जान लिया था क्या कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था, है ना? यानी कि मॉडर्नाइजेशन की बात यहाँ पर हो रही है। दोस्तों, वह राज्य की ताकत को ज़्यादा कारगर और मजबूत बना सकता था। दोस्तों, एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और भूदासत्व की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान कर सकते थे, है ना? नए शब्द का जिक्र आया है, रूढ़िवाद। इसका अर्थ होता है ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलावों की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है, जैसे मानो बीज से वृक्ष बनने की कहानी हो रही हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1815 में दोस्तों ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया का यहाँ पे जिक्र किया गया है जैसी यूरोपीय शक्तियों जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। दोस्तों, इसके प्रतिनिधित्व यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले और इस सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने की। ठीक है ना? इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की वियना संधि यानी ट्रीटी ऑफ वियना तैयार की। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों इस संधि का? कि उन कई सारे बदलावों को खत्म करना चाहिए जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे। उन सारे बदलावों को फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया और फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया गया था। दोस्तों, फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके। ठीक है, इसीलिए दोस्तों उत्तर में नीदरलैंड्स का राज्य स्थापित किया जिसमें बेल्जियम शामिल था और दक्षिण में पीडमोंट में जोनोवा जोड़ दिया गया। दोस्तों, प्रशा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दे दिए गए और अगर हम बात करें ऑस्ट्रिया की तो उसको उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंप दिया गया। लेकिन दोस्तों आप सोचिए नेपोलियन के बारे में। नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा गया। पूर्व में दोस्तों रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया, जबकि बात करें तो प्रशा को सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया। इन सब का मुख्य उद्देश्य उन राजतंत्रों की बहाली था जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। दोस्तों, इसके अलावा साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का
भी लक्ष्य था। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। इसके बाद के पैराग्राफ में हमें यह बताया गया है दोस्तों कि जो शासन व्यवस्थाएं थी 1815 के समय में वो रूढ़िवादी थी, ठीक है ना, और बिल्कुल भी आलोचना उसकी या असहमति अगर होती थी तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, और वो जितनी भी गतिविधियां थी जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी उसको वो दबा देती थी या दबाना चाहती थी। दोस्तों अगर हम बात करें तो सेंसरशिप के जो नियम थे उसको ज़्यादातर सरकारों ने बनाया, और आप ऐसा समझ लीजिए कि इसका जो उद्देश्य था ना वो बस यही था कि अखबारों, किताबों और नाटक जो है और गीतों में जितनी भी वो बातें हैं जिन पर नियंत्रण लगाना था, जिनसे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते थे, उसको कंट्रोल में रखना दोस्तों। लेकिन इसके बाद भी फिर भी जो फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार जो है प्रेरित कर रही थी, और जो आलोचक थे ना नई रूढ़िवादी व्यवस्था के, उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया एक मुख्य मुद्दा क्या था? प्रेस की आज़ादी, ये होना ज़रूरी था, ऐसा मुद्दा उठाया गया। दोस्तों इस चित्र को ध्यान से देखिए, यह चिंतकों का क्लब है, 1820 के आसपास बनाया गया एक अनाम व्यंग्य चित्र है, आप समझ लीजिए। बाईं तरफ की पट्टी पर लिखा हुआ है, आज की बैठक का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमें कब तक सोचने दिया जाएगा। दाईं तरफ बोर्ड पर क्लब के नियमों की सूची है दोस्तों, जिनमें ये सब नियम शामिल है। पहला, इस पढ़े लिखे समाज का पहला नियम है खामोशी, और दूसरा, ऐसी किसी स्थिति से बचने के लिए जब इस क्लब का कोई सदस्य बोलने के लोभ का शिकार हो जाए, सदस्यों को प्रवेश करने पर मुंह बंद रखने वाले मोहरे बांटे जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि यह व्यंग्यात्मक तरीका, ढंग आपको पसंद आया होगा। आगे बढ़ते हैं और अगली हेडलाइन पढ़ेंगे, क्रांतिकारी। दोस्तों 1815 में क्या हुआ अभी हमने देखा। इसके बाद के वर्षों में दमन के भय ने अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया, है ना दोस्तों। यूरोपीय राज्यों की अगर हम बात करें ना तो ऐसे बहुत सारे यूरोपीय राज्य हैं जिनमें क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों का, जो उनके विचार थे उनको फैलाना, उनके प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन उभर गए। और दोस्तों उस समय अगर हम बात करें कि क्रांतिकारी होने का क्या मतलब था, तो मैं आपको बता दूं कि एक ही मतलब था, राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करना, ठीक है ना, जो कि वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। वियना संधि अभी हमने पढ़ी थी, है ना दोस्तों। इसके साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध हो जाना और संघर्ष करना, यह भी सब क्रांतिकारी होने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि राष्ट्र राज्यों की स्थापना को जो है आज़ादी के इस संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे वो लोग जो ज़्यादातर क्रांतिकारी थे, ठीक है ना दोस्तों। ऐसे ही एक व्यक्ति का जिक्र आता है, ज्यूसेपी मोत्सिनी। ये इटली का एक क्रांतिकारी था दोस्तों, और मैं आपको बता दूं इनका जन्म 1807 में हुआ था जोनोवा में, है ना, और ये कार्बोनारी के गुप्त संगठन के सदस्य बन गए थे दोस्तों। 24 साल की आयु में, 24 साल की युवावस्था में कह लीजिए, लिगुरिया में क्रांति करने के लिए इन्हें बहिष्कृत कर दिया गया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद दोस्तों उसने दो और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मार्सेई में यंग इटली, और दूसरा बर्न में यंग यूरोप। कौन कौन से? यंग इटली मार्सेई में और बर्न में यंग यूरोप। आप ये जानकारियों को याद रखिएगा, प्रश्नों के तौर पर पूछी जा सकती है दोस्तों। इसके सदस्य थे पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा वर्ग के लोग या युवा, है ना दोस्तों। मोत्सिनी का ऐसा विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी, ठीक है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अतः इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता था, और उसे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना ही था, है ना। और मैं आपको बता दूं कि इटली की मुक्ति का आधार यही एकीकरण हो सकता था, है ना। और इसी मॉडल की देखा देखी दोस्तों फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में गुप्त संगठन भी कायम किए गए, और मोत्सिनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध किया गया। और करने के बाद प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न से मोत्सिनी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया। मैटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। ये चित्र आप देख सकते हैं। इस चित्र में ज्यूसेपे मोत्सिनी और बर्न 1833 में यंग यूरोप की स्थापना दिखाई गई है। गियाकोमो मोंटेगाजा का यह चित्र है।
अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों और पढ़ते हैं इस शीर्षक को, जो है क्रांतियों का युग 1830 से 1848। दोस्तों, जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपनी ताकत को और मजबूत बनाने का प्रयास किया, कोशिश की, वैसे वैसे आप समझिए कि यूरोप के जितने क्षेत्र थे उनमें उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लग गया, है ना। किसको किससे जोड़कर देखा जाने लग गया? आप लोग एकाग्रचित होकर सुनिए। उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लग गया। इसमें हमें यह भी बताया है कि ये जो क्रांति है, इनका नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया, और जो कि शिक्षित मध्यवर्गीय विशिष्ट लोग थे। इनमें कौन लोग आते थे? इनमें लोग आते थे प्रोफेसर, स्कूली अध्यापक, क्लर्क और वाणिज्य व्यापार में लगे मध्य वर्गों के कुछ लोग, ये सभी इसमें शामिल थे। दोस्तों, अगर हम बात करें पहले विद्रोह की, तो ये जुलाई 1830 में हुआ, है ना। बूर्बो राजा, जिन्हें 1815 के बाद रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल किया गया था, उन्हें अब उदारवादी क्रांतियों ने उखाड़कर फेंक दिया था। ठीक है दोस्तों, आगे हमें यह भी बताया गया है कि मैटरनिख ने एक बार ये टिप्पणी भी करी थी कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाता है, यानी बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाएगा अगर फ्रांस छींकेगा तो। समझ रहे हैं आप दोस्तों? इसका मतलब है कि फ्रांस का जो असर है वो बाकी यूरोप पर देखा जा सकता है। जुलाई क्रांति से ब्रसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया। इसके परिणाम से यह हुआ कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स से अलग हो गया। दोस्तों, एक घटना जिसने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया था, वो घटना कौन सी थी आप जानना चाहेंगे, और वो था यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। दोस्तों, बात ये थी कि 15वीं सदी से कहें कि यूनान ऑटोमन साम्राज्य का एक हिस्सा था, है ना। और यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की जो प्रगति थी, उससे यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 से शुरू हो गया था। और दोस्तों, यूनान के अंदर जो राष्ट्रवादी लोग थे ना, उनको निर्वासन में रह रहे जो यूनानी थे, उनके साथ में पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला। जो कौन थे कि जो प्राचीन यूनानी संस्कृति जो थी उसके प्रति सहानुभूति रखते थे, जिसे हेलेनिज्म कहा जाता है ना। दोस्तों, जो यूनान को यूरोपीय सभ्यता थी, इसका पालना बताकर के कवियों और कलाकारों ने इसकी प्रशंसा की और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्षों के लिए जनमत को जुटाया। दोस्तों, एक नाम यहाँ पर आता है लॉर्ड बायरन का। इन्होंने धन इकट्ठा किया था। ये एक अंग्रेज कवि थे, मैं आपको बता दूं, और युद्ध में लड़ने भी गए थे, जहाँ पर हुआ ये कि 1824 में बुखार से इनकी मृत्यु हो गई। और 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक आज़ाद मुल्क यानी स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। इसके बाद हमें देखना है दोस्तों रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। दोस्तों, राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों यानी लड़ाइयों और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ है, तो फिर कैसे हुआ? आप प्रश्न पूछेंगे तो मैं आपको बता दूं, राष्ट्र के विचार के निर्माण में जो संस्कृति थी, इसने भी एक अहम भूमिका निभाई और हमेशा निभाती ही थी। साहित्य आप ले लीजिए, कला को ले लीजिए, काव्य को ले लीजिए, कहानियों को ले लीजिए, किस्सों को ले लीजिए, संगीत को ले लीजिए, इन सभी ने राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में बराबर का सहयोग दिया था। दोस्तों, हम रोमानीवाद को देखेंगे, जो कि एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। अगर हम सामान्य तौर पर बात करें तो रोमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना करी और उसकी जगह पर भावनाओं, अंतर्दृष्टि, रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया। इस चित्र को आप देखिए, देख पा रहे हैं आप इस चित्र को? दोस्तों, फ्रांसीसी चित्रकार हैं देला क्रोआ। सबसे महत्वपूर्ण फ्रेंच रोमानी चित्रकारों में से एक था और यह विशाल चित्र जो है, जिसका यहाँ पर साइज भी दिया गया है 4.19 मीटर से 3.54 मीटर यानी लंबाई चौड़ाई है। एक घटना को चित्रित यहाँ पर किया जा रहा है जिसमें कियोस द्वीप पर कहा जाता है तुर्कों ने 20,000 यूनानियों को मार डाला और देला क्रोआ ने घटना नाटकीय बनाकर महिलाओं और बच्चों की पीड़ा को केंद्र बिंदु बनाते हुए चटक रंगों का प्रयोग करके देखने वालों की भावनाएं उभार करके यूनानियों के लिए सहानुभूति जगाने की इस चित्र में कोशिश की है। आप देख सकते हैं दुख, रोष और क्रोध को, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो मैं आपसे कह रहा था कि विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की और जगह उसकी क्या किया, भावनाओं की बात की, रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया गया। अब इनका प्रयास क्या था दोस्तों कि एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बना दिया जाना चाहिए। दोस्तों,
यहीं पर आगे नाम आता है योहान गॉटफ्रिड का, जो कि एक जर्मन दार्शनिक थे, और इन्होंने रोमानी चिंतकों ने दावा किया इनके विषय में कि सच्ची जर्मनी संस्कृति उसके आम लोगों डास वोल्फ में निहित थी। राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीतों, जनकाव्य, लोक नृत्यों से प्रकट होती थी। और दोस्तों इसीलिए लोक संस्कृति के इन स्वरूपों को एकत्र और अंकित करना राष्ट्र के निर्माण की परियोजना के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक था। दोस्तों मैं आपको बता दूं, स्थानीय बोलियों की अगर हम बात करें तो उस पर बल और स्थानीय लोक साहित्य को इकट्ठा करने का उद्देश्य केवल प्राचीन राष्ट्रीय भावना को वापस लाना नहीं था, तो फिर क्या था, बल्कि जो आधुनिक राष्ट्रीय संदेश है उसको ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना था, जिनमें से अधिकांश तो निरक्षर थे। दोस्तों यह खास तौर पर पोलैंड पर लागू होता था। पोलैंड जिसका 18वीं सदी के अंत में रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी शक्तियों, ग्रेट पावर्स ने विभाजन कर दिया था, बंटवारा कर दिया था। दोस्तों यद्यपि पोलैंड अब स्वतंत्र भूक्षेत्र तो नहीं था, लेकिन संगीत और भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावना जीवित रखी गई थी। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कैरोल कुर्पिस्की ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने ओपेरा और संगीत से गुणगान किया और पोलिनेस और माजूरका जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया गया। ये नाम आपके लिए नए ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए थोड़ा सा रिवीजन आपको इन नामों से परिचित करा देगा, इसके बाद आपको कठिनाई नहीं होगी। दोस्तों भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूसी कब्जे के बाद में पॉलिश भाषा को स्कूलों से बलपूर्वक हटा करके रूसी भाषा को हर जगह जबरन लाद दिया गया। 1831 में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ, जिसे आखिरकार कुचल दिया गया। और दोस्तों इसके अनेक सदस्यों ने किया क्या कि राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा को एक हथियार बना लिया और चर्च के आयोजनों और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पॉलिश का इस्तेमाल हुआ। दोस्तों इसका नतीजा क्या हुआ कि बड़ी संख्या में पादरियों और बिशपों को जेल में डाल दिया गया। दोस्तों रूसी अधिकारी जो थे उन्हें सजा देते हुए साइबेरिया भेज दिया, क्योंकि उन्होंने रूसी भाषा का प्रचार करने से इनकार कर दिया था, ठीक है। और पॉलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लग गई। इसके बाद में एक हिस्सा हमें यह भी देखना है, भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह। दोस्तों बात करेंगे 1830 के दशक की, जब यूरोप में भारी कठिनाइयाँ लेकर के ये समय आया। 19वीं सदी के प्रथम भाग में पूरे यूरोप में जनसंख्या में ज़बरदस्त वृद्धि हुई, यानी जनसंख्या बढ़ी और ज़्यादातर देशों में नौकरी ढूंढने वालों की तादाद उपलब्ध रोजगार से अधिक हो गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों के अतिरिक्त आबादी शहर जाकर भीड़ से भरी गरीब बस्तियों में रहने लग गई थी। और मैं आपको बता दूं कि इंग्लैंड में औद्योगिकरण का स्तर महाद्वीप से ऊंचा था। दोस्तों महाद्वीप को यह प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन कपड़ा उद्योग में ज़्यादा झेलनी पड़ रही थी, क्योंकि उसका जो उत्पादन है वो मुख्यतः घरों और छोटे कारखानों में होता था और केवल आंशिक रूप से मशीनीकृत था, यानी कुछ ही हिस्सों में मशीन का उपयोग किया जाता था, बाकी तो सब हाथों से होता था। दोस्तों यूरोप के उन इलाकों में जहां पर कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में था, कृषक सामंती शुल्कों और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे हुए थे, है ना, किसानों की बात हो रही है। और खाने पीने की चीज़ों के मूल्य बढ़ने या किसी वर्ष फसल के खराब हो जाने से जो शहर और गांव में व्यापक गरीबी उस समय फैल जाया करती थी। मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। ये चित्र जो है कृषक विद्रोह को दर्शाता है 1848 के, ठीक है। दोस्तों 1848 ऐसा ही एक वर्ष था जब खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी से पेरिस के जो लोग थे वो सड़कों पर उतर आ गए थे। जगह जगह अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप को भागने पर मजबूर कर दिया गया। दोस्तों नेशनल असेंबली यानी राष्ट्रीय सभा ने एक गणतंत्र की घोषणा करी और 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को वोट डालने का यानी मताधिकार प्रदान किया और काम के अधिकार की गारंटी दे दी। दोस्तों रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने स्थापित कर दिए गए। इससे पहले दोस्तों 1845 में सिलेसिया में बुनकरों ने उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था जो उन्हें कच्चा माल देकर के निर्मित कपड़ा लेते थे और दाम इसके लेकिन बहुत ही कम थे, है ना। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन गांवों में 18,000 आबादी वाले सूती कपड़ा बुनने का व्यवसाय सबसे व्यापक है और श्रमिकों की हालत बहुत खस्ता है। कामों के लिए बेताब लोगों का फायदा उठाकर ठेकेदारों ने बनवाए जाने वाले माल की कीमतें गिरा दी है, ऐसा कहा गया पत्रकार विल्हेम वोल्फ के द्वारा, जो ने सिलेसिया के एक गांव की घटनाएं इस प्रकार से बयान करी थी। दोस्तों तारीख थी 4 जून, समय था दोपहर के 2 बजे। बुनकरों की एक भीड़ अपने घरों से निकल गई और 2 कतारों में चलते हुए यानी 2 लाइन बनाते हुए ठेकेदारों की कोठी पहुंच गई। वे ज़्यादा मजदूरी की मांग कर रहे थे और उनके साथ कभी घृणा का व्यवहार किया गया तो कभी धमकियां दी गई। दोस्तों इसके बाद ये भीड़ घर में ज़बरदस्ती घुस गई और चमचमाती खिड़कियां, फर्नीचर, चीनी मिट्टी की बनी
नफीस चीजें तोड़ दी। एक अन्य गुट ने भंडार गृह में घुसकर कपड़े के भंडार को लूटकर उसे तार तार कर दिया और ठेकेदार अपने परिवार के साथ पड़ोस के गांव भाग गया। हालांकि दोस्तों ऐसे व्यक्ति को उस गांव ने शरण देने से इनकार कर दिया। वह 24 घंटों बाद सेना को बुलाकर उसकी मदद से लौटा। इसके बाद जो टकराव हुआ उसमें 11 बुनकरों को दोस्तों गोली मार दी गई। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमें देखना है ये 1848 उदारवादियों की क्रांति। दोस्तों 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे ना, तब उस समय उसके समानांतर आप देखेंगे कि पढ़े लिखे मध्य वर्गों की भी एक क्रांति हो रही थी। समय फरवरी 1848। इनकी जो घटनाएं हैं इनसे राजा को गद्दी छोड़नी पड़ गई थी और एक गणतंत्र की घोषणा की गई जो सभी पुरुषों के सार्वत्रिक मताधिकार पर आधारित था। दोस्तों यूरोप के अन्य भागों में जहां पर अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे जर्मनी की बात करें, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, यहाँ के उदारवादी मध्य वर्गों के स्त्री पुरुष जो थे इन्होंने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया कि राष्ट्र का एकीकरण होगा तो संविधान की भी बात यहाँ पर होगी। दोस्तों बढ़ते जन असंतोष का फायदा इन्होंने उठाया और एक राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांगों को आगे बढ़ा दिया। मैं आपको बता दूं कि यह राष्ट्र राज्य संविधान प्रेस की स्वतंत्रता, जिसका जिक्र अभी हमने ऊपर किया था, और संगठन बनाने की आज़ादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर यह आधारित था। इसमें हमें यह बताया गया कि जो जर्मन इलाके थे इनमें बड़ी संख्या में दोस्तों राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिल करके एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया। बात करेंगे 18 मई 1848 की, तो उसको 1831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण कर लिया। दोस्तों ये जो संसद है ये सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई और उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। समझिए आप, जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया गया और इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। दोस्तों जब प्रतिनिधियों ने प्रशा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश कर दी तो उसने उसे अस्वीकार कर दिया, यानी इनकार कर दिया, और उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। यह सब कुछ एक कहानी की तरह चल रहा है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध दोस्तों बढ़ गया, वहीं पर हुआ ये कि संसद का सामाजिक आधार भी कमजोर हो गया और संसद में मध्य वर्गों का प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांग का विरोध किया, जिससे वे उनका समर्थन खो बैठे और अंत में हुआ ये कि सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग होने पर मजबूर हो गई। दोस्तों उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा विवादास्पद था। हालांकि आंदोलन में वर्षों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। दोस्तों महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए और मैं आपको बता दूं कि अखबार शुरू किए और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में शिरकत की। इसके बावजूद उन्हें असेंबली के चुनाव के दौरान यानी उसके समय दोस्तों मताधिकार से वंचित रखा गया था। दोस्तों आप इस चित्र को देखिए, ये सेंट पॉल की चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद का चित्र है, समकालीन रंगीन चित्र है। ऊपर बाईं दीर्घा में महिलाएं जो हैं वो बैठी हुई हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम बात कर रहे थे जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई थी ना, तब उस समय महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से यानी दर्शक दीर्घा में खड़े होने दिया गया था, सिर्फ देखेंगी। और हालांकि रूढ़िवादी ताकतें 1848 में उदारवादी आंदोलन को दबा पाने में कामयाब हो गई, लेकिन इसके बावजूद पुरानी व्यवस्था वो बहाल नहीं कर पाई, है ना। राजाओं को यह समझ में आना शुरू हो गया था कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को रियासतें देकर ही क्रांति और दमन के चक्र को समाप्त किया जा सकता था। दोस्तों इसीलिए 1848 के बाद के वर्षों में मध्य और पूर्वी यूरोप की निरंकुश राजाशाहियों ने उन परिवर्तनों को आरंभ किया जो पश्चिमी यूरोप में 1815 से पहले ही हो गए थे। दोस्तों इसी प्रकार से हैब्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों और रूस में भूदासत्व और बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई और दोस्तों हंगरी के जो लोग थे उनको हैब्सबर्ग शासकों ने ज़्यादा स्वायत्तता प्रदान की और हालांकि इससे निरंकुश मैग्यारों के प्रभुत्व का रास्ता ही साफ हुआ था। इसके बाद दोस्तों हम देख रहे हैं जर्मनी और इटली का निर्माण। प्रश्न है, जर्मनी क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है? मैं आपको बता दूं 1848 के बाद यूरोप में दोस्तों राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा, है ना, टकराव पैदा हो गया।
और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यूरोप पर राज्य की सत्ता को बढ़ाने, राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़िवादी जो थे उन्होंने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का उपयोग किया है, इस्तेमाल किया है। दोस्तों आप इसे ऐसे समझिए कि उस प्रक्रिया में इसे देखा जा सकता है जिससे जर्मनी और इटली एकीकृत हुए और होकर के राष्ट्र राज्य बन गए। जैसा अभी हमने देखा दोस्तों, राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी व्याप्त थी, फैली हुई थी और उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के अलग अलग इलाकों को जोड़ करके एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। दोस्तों मगर राष्ट्र निर्माण की ये जो उदारवादी पहल है, ये राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी। उनका प्रशा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया और उसके पश्चात दोस्तों प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। उसका प्रमुख मंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था, जिसने प्रशा की सेना और नौकरशाही की दोस्तों मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस में से 3 युद्धों में प्रशा को जो है जीत मिल गई और एकीकरण की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो गई। इसके बाद हमें ये बताया गया है कि जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट बना दिया गया, घोषित कर दिया गया, है ना। इसके बाद दोस्तों समय आता है 18 जनवरी 1871 की सुबह बेहद ठंडी थी। जर्मन राज्यों के राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क समेत प्रशा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक वर्साय के महल के बेहद ठंडे शीश महल हॉल ऑफ मिरर्स में हुई। और यहाँ पर हमें दोस्तों ये बताया गया है कि सभा ने क्या किया, प्रशा के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा कर दी। ठीक है दोस्तों, जर्मनी में राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया ने प्रशा राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाया। नए राज्य ने जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग और कानूनी तथा न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर काफ़ी जोर दिया और प्रशा द्वारा उठाए गए कदम और उसकी कार्रवाइयाँ बाकी जर्मनी के लिए अक्सर एक मॉडल बना। ठीक है, इस चित्र को आप देख सकते हैं दोस्तों, ऑन्टोन वॉन वर्नर की कृति है, वर्साय के हॉल ऑफ मिरर्स में जर्मन साम्राज्य की घोषणा को दर्शाती है। चित्र के बीच में आप देख सकते हैं काइजर और प्रशियाई सेना के मुख्य कमांडर जनरल वॉन रून खड़े हैं। उनके पास है बिस्मार्क। इस विशाल कृति जिसका साइज यहाँ पे दिया है 2.7 मीटर लंबाई, 2.7 मीटर चौड़ाई, वर्गाकार है। इसको चित्रकार ने 1885 में बिस्मार्क के 70वें जन्मदिन पर उन्हें भेंट किया था, यानी गिफ्ट दिया था। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये जो जानकारी मैंने अभी आपको दी है ये आपको समझ में आई होगी। और अब जो है हम बात करेंगे इटली की। दोस्तों जर्मनी की तरह इटली में भी राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास था। दोस्तों इटली की बात करें तो इटली अनेक वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिनमें से केवल एक सार्डिनिया पीडमोंट में एक इतालवी राजघराने का शासन था। समझ रहे हैं आप, किसका शासन था? सार्डिनिया पीडमोंट में एक इतालवी राजघराने का शासन था। दोस्तों उत्तरी भाग ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्गों के अधीन था, मध्य इलाकों पर पोप का शासन था और दक्षिणी क्षेत्र स्पेन के पूर्व राजाओं के अधीन थे। दोस्तों इतालवी भाषा ने भी साझा रूप हासिल नहीं किया था और अभी तक उसके विविध क्षेत्रीय और स्थानीय रूप मौजूद थे। दोस्तों 1830 के दशक में ज्यूसेppe मौत्सिनी ने एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश करी। उसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन भी बनाया था। 1831 और 1848 में क्रांतिकारी विद्रोह की असफलता से युद्ध के जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पीडमोंट के शासक विक्टर इमैनुएल द्वितीय पर आ गई थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस क्षेत्र के शासक अभिजात वर्ग की नज़रों में एकीकृत इटली उनके लिए आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावनाएं उत्पन्न करता था। ठीक है, इसके बाद हमें यह बताया गया है कि मंत्री प्रमुख कावूर, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया, ना तो एक क्रांतिकारी था और ना ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला था। दोस्तों इतालवी अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वह इतालवी भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच बोल लेता था। दोस्तों फ्रांस से सार्डिनिया पीडमोंट की एक चतुर कूटनीतिक संधि, जिसके पीछे कावूर का हाथ था, से सार्डिनिया पीडमोंट 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। दोस्तों
इसके बाद हमें बताया गया है कि नियमित सैनिकों के अलावा ज्यूसेppe गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया। 1860 में दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए। स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों को समर्थन पाने में सफल रहे। 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, इटली के अधिकांश निवासी जो थे, जिनमें निरक्षरता की दर काफ़ी ऊंची थी, अभी भी उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा से वे लोग अनजान थे। दोस्तों, दक्षिणी इटली में जिन आम किसानों ने गैरिबाल्डी को समर्थन दिया था, उन्होंने इटालिया के बारे में कभी सुना ही नहीं था और वे मानते थे कि लॉ टालिया विक्टर इमैनुअल की पत्नी थी। ठीक है ना दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे ब्रिटेन की अजीब दास्तान। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ विद्वानों ने तर्क दिया है क्या कि राष्ट्र या राष्ट्र राज्य का जो मॉडल है या आदर्श है, ग्रेट ब्रिटेन है। समझ गए आप क्या किया है? कुछ विद्वानों ने तर्क दिया है, लॉजिक है उनका, कि जो ग्रेट ब्रिटेन है वो राष्ट्र राज्य का मॉडल है या फिर आदर्श है। अब ऐसा क्यों कहा गया, समझते हैं। दोस्तों, ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक हुई कोई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था कि अचानक से कोई उथल पुथल हो गई, है ना, और कोई क्रांति हो गई और परिणाम में ग्रेट ब्रिटेन एक राष्ट्र राज्य के रूप में उभर गया। दोस्तों, ये एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था। 18वीं सदी के पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रितानी राष्ट्र था ही नहीं। ब्रिटानी द्वीप समूह में रहने वाले लोगों, अंग्रेज, वेल्श, स्कॉट या आयरिश की मुख्य पहचान नृजातीय थी, यानी एथनिक थी। दोस्तों, इन सभी जातीय समूहों की अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थी। सुनने में आपको अजीब लग रहा है कि जब सब अलग थे तो फिर एक महान राष्ट्र के रूप में कैसे पनपे, है ना? तो दोस्तों आप समझिए, लेकिन जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्र की धन दौलत, अहमियत और सत्ता में वृद्धि हुई, द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर वह अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हो गया और एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद आंग्ल संसद ने, समझिएगा, 1688 में राजतंत्र से ताकत छीन ली। दोस्तों, इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ जिसके केंद्र में इंग्लैंड था। समझ रहे हैं आप? और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन का यहाँ पे जिक्र आता है 1707 से। यूनाइटेड किंगडम्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किया गया। कब किया गया? 1707 में। किसका गठन किया गया? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। दोस्तों, इससे इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा पाया। समझिएगा पूरी कहानी को। इसके बाद हुआ यह कि ब्रितानी संसद में आंग्ल सदस्यों का दबदबा रहा और एक ब्रितानी पहचान के विकास का अर्थ यह हुआ कि स्कॉटलैंड की खास संस्कृति और राजनीतिक संस्थान जिनका जिक्र यहाँ पे किया गया, इनको योजनाबद्ध तरीके से दबा दिया गया। दोस्तों, स्कॉटिश हाईलैंड्स के लोगों को अपनी गैलिक भाषा बोलने या अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनने की मनाही थी और उनमें से बहुत सारे लोगों को अपना वतन छोड़ने पर दोस्तों मजबूर किया गया। मैं आपको बता दूं कि आयरलैंड का भी कुछ ऐसा ही हश्र हुआ। वह देश कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुटों में गहराई में बढ़ गया था और अंग्रेजों ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वालों को बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता की। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वॉल्फ टोन, जिसका यहाँ पे जिक्र हुआ है, और उसकी यूनाइटेड आयरिश मैन 1798 की अगुवाई में हुए असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। इसके बाद हमें यह बताया गया दोस्तों कि नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों, ब्रितानी झंडा, यूनियन जैक और राष्ट्रीय गान गॉड सेव अवर नोबल किंग को खूब बढ़ावा दिया और पुराने राष्ट्र ने इस संघ में मातहत सहयोगी के रूप में ही ये रह पाए, पुराने राष्ट्र। ठीक है दोस्तों, इस चित्र को आप देखिए। गैरिबाल्डी सार्डिनिया पीडमॉन्ट के राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय को इटली नामक बूट यानी जूता पहनने में मदद करते हुए 1859 का अंग्रेजी व्यंग्य चित्र ये है। इसके बाद में हम देख रहे हैं राष्ट्र की दृश्य कल्पना। दोस्तों, किसी शासक को एक चित्र या मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त करना आसान है, लेकिन एक राष्ट्र को चेहरा कैसे दिया जा सकता है? दोस्तों, 18वीं और 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण करके इस प्रश्न को हल कर दिया। इसका मतलब समझिए, उन्होंने एक देश को कुछ यूं चित्रित किया जैसे वह कोई व्यक्ति हो। उस समय राष्ट्रों को नारी भेष में प्रस्तुत किया जाता है ना, और राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिस नारी रूप को चुना गया है वह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। यह तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को
ठोस रूप प्रदान करने का एक प्रयास था, एक कोशिश थी। यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई, है ना। ये 1850 का डाक टिकट है। इसमें मौर्यान की तस्वीर बनाई गई है जो फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करती है। दोस्तों, हमें याद है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का ही तो प्रयोग किया था। इन आदर्शों को विशेष वस्तुओं या प्रतीकों से व्यक्त किया गया था, है ना। और दोस्तों, जैसा कि हमें याद है कि स्वतंत्रता का प्रतीक लाल टोपी या टूटी जंजीर है, और इंसाफ को आमतौर पर एक ऐसी महिला के प्रतीकात्मक के रूप से व्यक्त किया जाता है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और वह तराजू लिए हुए है, जैसे कि कानून की प्रतिमा है ना। दोस्तों, इसी प्रकार के नारी रूपकों का आविष्कार कलाकारों ने 19वीं सदी में किया। मैं आपको बता दूं, फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मौर्यान दिया गया, जिसने जनराष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। उसके चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे। लाल टोपी, तिरंगा और कलगी। मौर्यान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई जाने लग गई ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे और लोग उससे तादाद में स्थापित कर सके। दोस्तों, चाक्षुष अभिव्यक्तियों में जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। मुझे उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही है। इस चित्र को देखिए, द फॉलन जर्मेनिया, हताश जर्मेनिया, जूलियस ह्यूबर 1850 द्वारा बनाया गया चित्र है। आप इस चित्र को भी ध्यान से देख सकते हैं। ये जो चित्र है जर्मेनिया गॉर्डिंग द राइन नदी पर पहरा देती जर्मेनिया का चित्र है। 1860 में चित्रकार लॉरेंस क्लासन को यह चित्र बनाने का काम सौंपा गया और जर्मेनिया की तलवार पर खुदा हुआ है, जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही है। अब हम देखते हैं राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। दोस्तों, 19वीं सदी की अंतिम चौथाई तक राष्ट्रवाद का वह आदर्शवादी, उदारवादी, जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा जो सदी के प्रथम भाग में था, है ना। और अब राष्ट्रवाद सीमित लक्ष्यों वाला संकीर्ण सिद्धांत बन गया था। ठीक है दोस्तों, साथ ही प्रमुख यूरोपीय शक्तियों ने भी अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधीन लोग जो उनके अधीन थे उनकी राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का इस्तेमाल किया, है ना। और बात करें 1871 की, तो उसके बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र था। यहाँ पर हमें यह बताया गया है दोस्तों, इसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टीनिग्रो शामिल थे। ये सब अलग अलग नाम है। मुझे उम्मीद है आपने सही से सुने हैं, आपको समझ में आ रहे हैं। दोस्तों, क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर स्लाव पुकारा जाता था। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा, मगर मैं आपको बता दूं, ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था, है ना। बाल्कन क्षेत्र में दोस्तों रोमानी राष्ट्रवाद के विचारों के फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति जो थी वो काफ़ी विस्फोटक हो गई थी। और 19वीं सदी की अगर हम बात करें तो उसमें ऑटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के जरिए इसे मजबूत बनाना चाहा, लेकिन दोस्तों इसमें इसे बहुत कम सफलता मिली, है ना। और मैं आपको बता दूं, बाल्कन लोगों ने आज़ादी या राजनीतिक अधिकारों के अपने दावों को राष्ट्रीयता का आधार दे दिया। ठीक है, अतः बाल्कन क्षेत्र के विद्रोही दोस्तों राष्ट्रीय समूह ने अपने संघर्षों को लंबे समय से खोई आज़ादी को वापस पाने के प्रयासों के रूप में इसे देखा। दोस्तों, यहाँ पर हमें बताया गया है इस पैराग्राफ में कि जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा को तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे और हर एक राज्य अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाका हथियाने की उम्मीद रखता था। दोस्तों, परिस्थितियाँ और अधिक जटिल इसलिए हो गई क्योंकि बाल्कन क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा होने लगी। दोस्तों, इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापार और उपनिवेशों के साथ नौसैनिक और सैन्य ताकत के लिए गहरी प्रतिस्पर्धा थी। जिस तरह बाल्कन समस्या आगे बढ़ी उसमें यह प्रतिस्पर्धाएं खुलकर सामने आई। दोस्तों, रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी की हर ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमज़ोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। इससे इस इलाके में कई युद्ध हुए और अंततः प्रथम विश्व युद्ध हो गया, उसकी शुरुआत हुई। इस चित्र को आप ध्यान से देखिए, विश्व नक्शा दिखाई दे रहा है ना। ब्रिटिश साम्राज्य का यशगान करता हुआ ये एक मानचित्र है। सबसे ऊपर फरिश्ते स्वतंत्रता का बैनर थामे हुए हमें दिखाई देते हैं और अग्रभाग में ब्रिटिश राष्ट्र का प्रतीक ब्रिटानिया विजय भाव के साथ भूमंडल के ऊपर बैठा है। उपनिवेशों को शेर, हाथी, वन और आदिम समुदाय की छवियों के जरिए बताया गया, दर्शाया गया और दुनिया पर प्रभुत्व को ब्रिटिश राष्ट्रीय गौरव का
विषय बताया गया है। दोस्तों, साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप को महाविपदा की ओर ले गया, लेकिन इस बीच विश्व के अनेक देशों ने, जिनका 19वीं सदी में यूरोपीय शक्तियों ने औपनिवेशीकरण किया था, मैं आपको बता दूं, साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध करने लग गए। दोस्तों, हर तरफ जो साम्राज्य विरोधी आंदोलन विकसित हुए, इस अर्थ में राष्ट्रवादी थे कि वे सभी स्वतंत्र राष्ट्र राज्य का निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। मैं आपको बता दूं कि वे सभी सामूहिक राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित थे, जो साम्राज्यवाद विरोध की प्रक्रिया में उभरी। लेकिन दोस्तों, यह विचार कि समाज को राष्ट्र राज्यों में गठित किया जाना चाहिए, अब स्वाभाविक और सार्वभौम दोस्तों इसे मान लिया गया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह अध्याय आपको संपूर्ण रूप से समझ में आया होगा, आपने इसे पूरी तरह से समझा है ना। और ये वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और मेरी आपसे ऐसी अपेक्षा है कि आप इस वीडियो की लिंक को ज़रूर शेयर करेंगे, साझा करेंगे अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों के साथ में, ताकि वे लोग भी इस वीडियो को देख पाएँ, समझ पाएँ इस खंड 1 को, अध्याय 1 को। और दोस्तों, जल्द ही मुलाकात होगी अगले अध्याय के साथ, अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।